फ्रेंड्स, मैं लर्निंग पॉइंट 26 में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में बताया था। आज हम नया किंगडम पढ़ेंगे, फंजाई किंगडम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। परपोषी जो जीव होते हैं उसमें कवक जगत जो रहता है उसका विशेष स्थान है, यानी उसको उच्च स्थान पर रखा गया है। कवक कहाँ पाए जाते हैं? गर्म व नम स्थानों पर पाए जाते हैं। अक्सर जब आप रोटी की बात करें हम या चपाती की बात करें तो जो रोटी या चपाती जो रहती हैं उसमें क्या रहता है? उसमें कवक आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि इस तरह से ब्रेड में जो ब्रेड है ये, तो ब्रेड में ये आपको कवक दिख रहा है। ये नम जब ब्रेड जो रहती है उसमें नमी आ जाती है या उसमें सीलन आ जाती है तो क्या होता है? इसमें फंगस डेवलप हो जाती है। इसके बाद सड़े गले फलों की बात करें, जैसे कि टमाटर, नींबू, संतरे, नींबू। ये नींबू है, इसमें देखिए आपको नमी आ गई या सड़ गया इसमें, तो क्या हुआ? फंगस का डेवलपमेंट हो जाता है। इसके बाद अब जब हम बात करते हैं, सामान्य छत्रक या मशरूम तथा कुकुरमुत्ता भी कवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामान्य मशरूम या छत्रक, कुकुरमुत्ता, टोडस्टूल भी कवक होते हैं। तो जो मशरूम रहती है, मशरूम तो इस तरह की रहती है। मशरूम में क्या है? ये मशरूम आजकल मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। ये खाने में सब्जी के रूप में यूज़ की जाती है इस मशरूम को। इसकी खेती भी बहुत उच्च स्तर पर की जा रही है। लेकिन जो कुकुरमुत्ता या टोडस्टूल की बात करें तो कुकुरमुत्ता इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है, टोडस्टूल तो इसमें एक विषैला पदार्थ डेवलप हो जाता है। तो जब मनुष्य या कोई जीव जंतु खा लेता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद जब हम बात करते हैं सरसों की पत्तियों की, किसकी? सरसों की पत्तियों की। तो सरसों की जो पत्तियां रहती हैं उनमें सरसों की पत्ती हो या किसी और पौधे की पत्ती होती हैं, कभी कभी उसमें क्या होता है? फंगस का डेवलपमेंट हो जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे ईस्ट है, तो ईस्ट का उपयोग हम किस में करते हैं? ब्रेड बनाने में किया जाता है। किसका? ईस्ट का उपयोग। कवक जो होते हैं कैसे होते हैं? तंतुमय होते हैं। लेकिन जो ईस्ट है, ईस्ट कैसा होता है? एक कोशिक या यूनिसेलुलर होता है। तो इसके कवक की लंबी पतली धागे की तरह संरचनाएं होती हैं। कैसी होती हैं? लंबी पतली और धागे की तरह, इस तरह से धागे का स्ट्रक्चर रहता है जो इस तरह से पाई जाती हैं। ये तो आपको लंबी पतली संरचनाएं दिख रही हैं, किसकी? कवक की। तो इसको क्या कहते हैं? कवक तंतु कहा जाता है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? कवक तंतु। कवक तंतु के जाल को हम कवक जालियां या माइसिलियम कहा जाता है। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं या ट्यूबलर होते हैं, जिनमें बहुकेंद्रित साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है, जिसे संकोशिका कवक तंतु कहा जाता है। कवक तंतु कैसे होते हैं? कवक तंतु सेप्टेट होते हैं। कैसे? सेप्टेट या पट्टीय होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। कवक में जो सेल वॉल पाई जाती है वो काइटिन या पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अधिकांश कवक पर परपोषित होते हैं। वे मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इनको मृतजीवी कहा जाता है या सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। जो कवक सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। कुछ शैवाल तथा लाइकिन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर रहते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। सहजीवी मतलब एक दूसरे की मदद करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना सहजीवन कहलाता है। वो इस तरह से जो जीवन व्यतीत करते हैं उनको सहजीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहजीवी, यानी सिम्बायोटिक लाइफ। और जो अपना भोजन दूसरे जंतु या पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी यानी परजीवी जो होते हैं वो अपना जीवन व्यतीत तो करते हैं लेकिन कुछ देते नहीं हैं, सिर्फ उनसे लेते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो जीव जंतु। लेकिन सहजीवन जो रहता है वो उनको देते भी हैं, उनसे उनको कुछ, और उनसे लेते भी हैं। इसमें किसकी बात करी थी हमने? शैवाल तथा लाइकिन के साथ। और कवक में क्या होता है? वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल सभी प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कवक जो होता है, कवक में कायक जनन जो होता है वे खंडन के द्वारा होता है, और खंडन के द्वारा और मुकुलन के द्वारा होता है, यानी फ्रेगमेंटेशन और फिजन और बर्डिंग की प्रोसेस द्वारा इसमें
जनन पाया जाता है या रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अलैंगिक जनन बीजाणु कैसे होते हैं? कॉनिडिया के द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? कॉनिडिया के द्वारा होता है, अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है, यानी स्पोरेंजियोफोर या मोटाइल बीजाणु द्वारा होता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो जो कवक में लैंगिक जनन जो पाया जाता है वो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर या बेसिडियोस्पोर द्वारा होता है। किसमें? जब हम इसकी बात करें तो इस तरह से जर्मिनेशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ वो किसके द्वारा हुआ? कॉनिडियोफोर्स। इसमें माइटोसिस की प्रोसेस हुई, स्पोर्स बने और इसके बाद इसमें माइसीलियम बना, माइसीलियम से ही इसमें कॉनिडियोस्पोर बने। इस तरह की इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें चलता रहता है। और जब हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो एस्कोस्पोर देख रहे हैं आप, माइसीलियम ये है एस्कोस्पोर, इसमें क्या होता है? एस्कस पाए जाते हैं। एस्कस यानी स्पोर्स को भी एस्कस कहा जाता है। इसमें क्या हुआ? इसमें सबसे पहले कैरियोगेमी की प्रोसेस। कैरियोगेमी क्या होती है? कैरियोगेमी में क्या होता है? दो न्यूक्लियस जो रहते हैं, न्यूक्लियाई इन द एस्काई फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। क्या होता है? डिप्लॉयड यानी 2n जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। 2n जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो मियोसिस की प्रोसेस हुई। मियोसिस की प्रोसेस से क्या होता है? एन एस्कस विद 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म। इसके बाद जब म्यूसिस की प्रोसेस हुई तो क्या हुआ? हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण हुआ। इसके बाद माइटोसिस की प्रोसेस हुई और सेल डिवीजन हुआ। इसमें 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से ये प्रोसेस चलती जाएगी और जब एस्कोस्पोर बन जाएंगे तो इनका डिस्पर्जन होगा, यानी ये टूटेगी भित्ति और ये बिखरेंगे। क्या बिखरेंगे? एस्कोस्पोर। जब एस्कोस्पोर इसमें बिखर जाएंगे तो क्या होगा? तो जी एस्कोस्पोर इस तरह से ये बिखर रहे हैं, ये बिखर रहे हैं। अब जब ये बिखर जाएंगे तो क्या होगा? इसमें जो एस्कोगुनम है और एंथ्रीडियम है, यानी मेल और फीमेल जो रहते हैं, तो इसमें क्या होगा? फिर माइसीलियम का निर्माण हो जाएगा। फिर से यही प्रोसेस शुरू होगी और इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी मैंने आपको प्रोसेस समझाई। इसमें जो रहता है क्या होता है? प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस रहती है। और तो लैंगिक चक्र के कितने, जब लैंगिक जनन की मैंने लैंगिक जनन को मैंने आपको बताया कि वो स्पोर और बेसिडियोस्पोर द्वारा होता है इसमें लैंगिक जनन। और क्या होता है? विभिन्न बीजाणु स्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलन का या फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। उसमें जब स्पोर्स का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। उसमें ही स्पोर्स का निर्माण होता है। और लैंगिक जनन के सोपान कितने होते हैं? 3 सोपान, यानी स्टेज 3 स्टेज में होता है, जो निम्न प्रकार है। 2 चल तथा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। तो चल यानी किसकी बात हो रही है यहाँ? चल। जब चल की बात हो रही है तो किस तरह से? चल यानी मोटाइल, और अचल यानी नॉन मोटाइल। जो गैमीट रहते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है या फ्यूजन होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। जब दो केंद्रकों का संलयन होगा तो इसको क्या कहते हैं? केंद्र संलयन कहते हैं, यानी 2 केंद्रकों का संलयन हो जाए जैसे केंद्र संलयन कहते हैं। डाइकैरियन भी इसको कहा जाता है। और युग्मनज में म्यूजियम के कारण इसमें क्या होता है? अगुणित बीजाणु बनते हैं। कैसे बीजाणु बनते हैं? अगुणित बीजाणु बनते हैं। इस तरह से ये 3 स्टेजेस में इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब जो कवक है, कवक को कई फैमिलीज में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम फाइकोमाइसिटीज की। तो फाइकोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं जो कवक होते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं? जलीय आवासों में और सड़ी गली लकड़ी तथा नम तथा सीलन वाली स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सड़ी गली चीज़ों में और नम स्थानों पर ये पाए जाते हैं। क्या? फाइकोमाइसिटीज के सदस्य या फाइकोमाइसिटीज में जो कवक पाए जाते हैं उनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। इसके जो कवक होते हैं वो कैसे होते हैं? इनका जाल होता है, पटी होता है, पटी यानी सेप्टेट होता है, और बहुकेंद्रित यानी मल्टी न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद अलैंगिक जनन जो होता है इसमें चल बीजाणु या मोटाइल स्पोर्स द्वारा होता है और अचल स्पोर्स द्वारा होता है। इसमें जो स्पोरेंजियोफोर्स होती है कैसी होती है? अंतर्जातीय होती है, यानी उसमें कई प्रकार की मिक्सर सब रहता है। सारे स्पोर्स जो रहते हैं मिक्सर रहते हैं।
अब दो युग्मकों की बात करें तो उनकी आकार की यानी मोर्फोलॉजी एक जैसी भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। इनकी मतलब ये फिक्स नहीं है कि इनका एक जैसी ही होगी या अलग अलग होगी, एक जैसी भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। अब इसमें जो कवक फाइकोमाइसीटीज में शामिल किए गए हैं उनको क्या कहते हैं, म्यूकर, राइजोपस जो रोटी में आपने देखा, और एल्बुगो, ये किसके हैं, फाइकोमाइसीटीज की बात कर रहे हैं हम उस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो टाइप आएगा इसका, नेक्स्ट जो कवक हैं वो क्या कहलाते हैं, एस्कोमाइसीटीज के होते हैं और थैली फंजाई भी उन्हें कहा जाता है। जैसे ईस्ट है, पेनिसिलियम है, ये कैसे होते हैं, मृतजीवी होते हैं और अपघटक परजीवी होते हैं तथा समलरागी कहा जाता है इनको। इनका कवक जाल कैसा होता है, इनका कवक जाल शाखित होता है या ब्रांच्ड होता है और ये सेप्टेट होते हैं यानी पट्टीय होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन जो है किसके द्वारा होता है, कॉनिडिया के द्वारा होता है। इनके स्पोर्स जो अलैंगिक जनन में बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, कॉनिडिया कहा जाता है। जो विशिष्ट कवक जाल कॉनिडमधर यानी कॉनिडियोफोर्स पर कहा जाता है, कॉनिडियोस्पोरेंजियोफोर्स कहा जाता है। कॉनिडिया जो रहते हैं अंकुरित होकर क्या करते हैं, एक जाल बना लेते हैं, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लैंगिक जनन को एस्कस बीजाणु कहा जाता है, यानी सेक्सुअल जो हैं उनको क्या कहा जाता है, एस्कस बीजाणु या एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। ये जो थैलीसम एस्कस रहते हैं वो अंतरजातीय रहते हैं, यानी कई प्रकार के एक साथ रहते हैं। यह ऐसा या विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती है या फ्रूटिंग बॉडी में पाए जाते हैं, जिन्हें हम एस्कोगार कहा जाता है। इसमें क्या है, एस्परजिलस, क्लीसेप तथा न्यूरोस्पोरा इसके बेस्ट एग्जाम्पल है किसके, एस्कोमाइसीटीज कवक के। न्यूरोस्पोरा जो है इसका उपयोग हम किस पे करते हैं, जैव रासायनिक तथा जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में इसका यूज हम करते हैं। इसके बाद हम नेस्ट कवक की बात करते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज के कवक जो रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मशरूम कहा जाता है और ब्रेक्ट फंजाई या पफ बॉल भी कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों पर पाए जाते हैं। कहाँ, मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष की ठूठों पर। और सजीव पादपों के अंदर भी ये पाए जाते हैं, पौधों के अंदर भी पाए जाते हैं। परजीवी के रूप में उगते हैं। हमने जब यहाँ आपको बताया था कि जैसे हमने सरसों की बात की थी, तो ये क्या है, सरसों में इस तरह से पाए, तो ये सजीव है। सजीव में जब ये पाए जा रहे हैं तो ये कवक कौन से उसके हैं, बेसिडियोमाइसीटीज की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें जो कवक हैं कैसे हैं, इस तरह से पाए जाते हैं। और जो लैंगिक जनन इसमें होता है कैसा होता है, खंडन विधि द्वारा होता है और सामान्य होता है, यानी इसमें टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसमें लैंगिक अंग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस विभिन्न स्ट्रोनों वाली दो कायक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें बेसिडियोमाइसीटीज के कवक में इसमें बनने वाली संरचना दो केंद्र की यानी डाइन्यूक्लिएटिक होती है, जिसे अंतः क्या कहते हैं, बेसिडियम कहा जाता है। बेसिडियम में केंद्रक संलयन तथा मियोसिस होता है, यानी कैरियोगेमी की प्रोसेस होती है और मियोसिस की प्रोसेस होती है, जिसके कारण 4 बेसिडियम स्पोर्स बनते हैं, 4 बेसिडियम स्पोर्स का निर्माण होता है। और बेसिडियम बीजाणु जो रहते हैं बहिर्जाती रहते हैं। कैसे रहते हैं, बहिर्जाती, कई प्रकार के रहते हैं एक साथ। और बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, फलनकाय यानी फ्रूटिंग बॉडी। जब मैंने शुरू में इसके करैक्टर बताए थे तो फ्रूटिंग बॉडी सभी में रहती है, उसमें इसमें बेसिडियोकार्प कहा जाता है, उसको एस्कोकार्प बताया था। इसके बाद जो बेसिडियम जो कवक रहते हैं वो कौन कौन से हैं, एगेरिकस या मशरूम, अस्टिलेगो यानी कंड, और पक्सीनिया यानी किट फंगस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्यूटेरोमाइसीटीज की। ड्यूटेरोमाइसीटीज जो है इस तरह के कवक कहाँ कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं। कैसे अपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्था ही ज्ञात हुई है। जब इस कवक की बात करते हैं तो लैंगिक अवस्था की खोज हो जाती है, तब इसे उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्थाओं को नाम दे दिया गया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसको अपूर्ण कवक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके कैरेक्टर्स कुछ ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात।
तो एक बार जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रावस्था का पता लग जाएगा तो इसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के साथ सम्मिलित कर लिया जाएगा। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें कॉनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं। किसके द्वारा जनन करते हैं? सिर्फ कॉनिडिया के द्वारा। जो अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, स्पोर्स जो बनते हैं, सिर्फ कॉनिडिया के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। इसमें कवक जाल कैसा होता है? पटीय यानी सेप्टेड और ब्रांच्ड होता है यानी शाखित होता है। इसके कुछ सदस्य जो होते हैं तो मृतजीवी भी होते हैं और कुछ तो परजीवी रहते हैं यानी पैरासाइट रहते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य कैसे रहते हैं? अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। किसके चक्रण में? खनिज की जो साइक्लिंग की प्रोसेस है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज के कवक हैं, वो हेल्पफुल रहते हैं उसमें, जैसे अल्टरनेरिया, कॉलीटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये सब क्या है? कवक हैं। अब मैंने अभी हमारी बात हुई कवक जगत की। कवक जगत में कई तरह के कवक पाए जाते हैं, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज के, ड्यूटेरोमाइसिटीज के और एस्कोमाइसिटीज, ये सब कवक जगत के ही हैं। और मैंने आपको बताया कि जैसे ब्रेड में किस तरह का फंगस पाया जाता है, और ये सड़ी गली चीज़ों में, सड़े गले फलों में भी फंगस लग जाते हैं, टमाटर में भी फंगस लग जाता है, स्ट्रॉबेरी में भी लग जाता है और सजीव में भी होता है फंगस, इस तरह से। चलिए, तो इसके बाद फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।